सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत आप सभी का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के इतिहास की हम बात कर रहे थे और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास की हमने शुरुआत की, जिसमें हमने मेवाड़ के इतिहास का पहला पार्ट पढ़ लिया और उसमें यह पढ़ने का प्रयास हमने किया कि गुहिल वंश है, गुहिल वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, गुहिल वंश की स्थापना किसने की। गुहिल वंश के जो संस्थापक हैं गुहिलादित्य, वे कौन थे। राजस्थान के मानचित्र में मेवाड़ की क्या पोजीशन है, उसकी हमने चर्चा की। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 2 होगा। मेवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 2 होगा और इसमें हम बात करने जा रहे हैं काल भोज की। एक राजा हुआ जिनका नाम क्या है, काल भोज। दोस्तों, आराम से समझना है आपको, कोई किताब पढ़ने की जरूरत तो आपको नहीं छोड़ूंगा। अब सबसे पहले हमें यह पता लगाना जरूरी है कि ये काल भोज है, ये काल भोज कौन थे, यानी अचानक से काल भोज कहां से आ गया, इस पे हमें बहुत विस्तार से एक बार चर्चा करनी है। देखिए मित्रों, हम लोग जो बात कर रहे थे, गुहिल वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, गुहिलादित्य। याद होगा आपको कि शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती के गर्भ से गुहिलादित्य का जन्म हुआ। इसके बाद में मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी में जाके एक राजा हुआ जिनका नाम क्या है, नागादित्य। यानी नागादित्य हैं, इससे पहले और गुहिलादित्य के बाद में हमें मेवाड़ के राजाओं के बारे में कोई विस्तार से जानकारी नहीं मिलती है। इतना पता लगता है कि हमें 8वीं पीढ़ी में एक नागादित्य नाम का एक राजा हुआ। मित्रों, ये नागादित्य है, इनके दुर्व्यवहार से, इनके शासन से दुखी होकर ये भील लोग हैं, भीलों ने इनकी हत्या कर दी। भीलों ने हत्या कर दी किसकी, नागादित्य की। और नागादित्य की हत्या की गई तो इनका एक 3 वर्षीय पुत्र, कितना वर्षीय पुत्र है, 3 वर्षीय पुत्र, यानी मात्र 3 वर्ष के थे। और 3 वर्षीय पुत्र का जो नाम है मेरे मित्रों, वे नाम है काल भोज। क्या नाम है, काल भोज। और इसी काल भोज की हम बात करने जा रहे हैं। फिर से कहानी समझे आप लोग। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि गुहिल वंश की 8वीं पीढ़ी में जाकर एक नागादित्य नाम का एक राजा हुआ। उनके व्यवहार से दुखी होकर भीलों ने उनकी हत्या कर दी। नागादित्य की हत्या के समय उनका एक 3 वर्षीय पुत्र था जिनका नाम क्या था, कालभोज। यानी कालभोज गुहिल वंश के ही एक राजा हैं और नागादित्य के पुत्र हैं। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये कालभोज पढ़ा रहे हो आप लोग, कौन, कालभोज। आप ये पढ़ा रहे हो कि इनका जो पिता है, इनका जो पिता है, पिता का नाम नागादित्य है, ये आप पढ़ा रहे हो। लेकिन सर हमने बहुत सी किताबों में इनके पिता का नाम महेंद्र द्वितीय पढ़ा है। आप इस कहानी को यहीं क्लियर कर लें। देखिए, वैसे मैं आपसे कहूंगा कि कालभोज के पिता का नाम नागादित्य है तो शायद ही आप लोग मानेंगे,
लेकिन मैं आपको यह कहूं कि राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार हम बात करें तो कालभोज के पिता का नाम क्या है? नागादित्य है। और ये जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बहुत जगह आप किताबों में पढ़ते हो कि जीएस ओझा के अनुसार या गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार फला काम तब हुआ। इनका जिक्र हमें क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि बहुत बड़े इतिहासकार रहे और हिंदी के बहुत बड़े ये जानकार थे। ये जो रहने वाले हैं मित्रों, थोड़ा परिचय इनका परिचय आपसे करवा दूं। ये सिरोही के रहने वाले हैं। सिरोही में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है रोहिड़ा गांव। रोहिड़ा गांव यहां के रहने वाले थे। अगर इनके हम जन्म की बात करें, जन्म और मृत्यु, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ वे जन्म 1863 ईस्वी को हुआ और अप्रैल 1947 में इनका निधन हो गया। आप कहेंगे सर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या थे? दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा हमारे राजपूताना प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास लिखने वाले एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। इनकी जो पुस्तक है हिंदी में प्राचीन लिपिमाला, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास, ये इनकी पुस्तक है। आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा दूं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक की हम लोग बात कर रहे हैं तो भी आप नोट कर लें। नंबर 1, राजपूताना का इतिहास। आराम से पढ़ें बेटा, कोई चिंता ना करें आप लोग। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं छोड़ूंगा, बस शर्त यह है कि आप विश्वास करें। पहली किताब का नाम राजपूताना का इतिहास, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब है। दूसरी किताब की हम बात करें, याद सब करवा दूंगा, आप तो एक बार सुनते रहे, नोट कर लें। दूसरी किताब का नाम है सिरोही का इतिहास। सिरोही का इतिहास, ये भी इनकी पुस्तक है। तीन नंबर की हम बात करें तो सोलंकियों का इतिहास। सोलंकियों का इतिहास, ये भी इनकी पुस्तक है। नंबर 4 की हम लोग बात करें, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र। कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, ये भी इनकी पुस्तक है। अगली पुस्तक की हम बात करें 5 नंबर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। एक सवाल पक्का मिलेगा आपको, ध्यान रखना यहां से। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। 5 पुस्तकें हो गई। अब आप मेरी कहानी सुने। आप लोग पुस्तक याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका क्या है उसे सुने आप लोग। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मैं एक लाइन ये कहूं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बड़े ध्यान से सुनना है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हिंदी के बहुत बड़े जानकार थे, हिंदी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी आप सब जानते हो, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक हिंदी में थी, सॉरी अंग्रेजी में थी। उस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। तो हिंदी के बहुत बड़े जानकार। अभी रहने वाले कहां के थे भाई? आप कहेंगे सर रहने वाले ये राजस्थान के थे। ठीक है, मान लिया भाई राजस्थान के थे। राजस्थान को हम क्या बोलते? बोले सर राजस्थान को हम राजपूताना बोलते। ठीक है, मान लिया कि राजपूताना बोलते थे। ठीक है साहब, राजपूताना में कहां के रहने वाले थे? बोले साहब सिरोही के रहने वाले थे। चलो ये भी मान लेते हैं भाई। सिरोही में कौन सी जाति निवास करती है? कि सर सिरोही में तो सोलंकी की जाति निवास करती है। कोई समस्या? तो इधर देखना, राजपूताना का रहने वाला था, सिरोही का रहने वाला था, और सिरोही में एक जाति रहती है सोलंकी। बताओ 3 पुस्तकें याद हुई कि नहीं हुई? कैसे याद करेंगे? राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास, 3 हो गई। अब मैं आपको बता रहा था कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया कि नहीं किया? बोले साहब किया। तो बताइए कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का जिस आदमी ने हिंदी में अनुवाद किया है, तो बताइए उनका जीवन चरित्र जानेंगे नहीं जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे साहब। तो कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र याद हुआ कि नहीं हुआ? और कर्नल जेम्स टोड को जानते हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जानते होंगे। तो अगली किताब का नाम क्या है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और इनकी सबसे बड़ी पुस्तक एक हिंदी में प्राचीन लिपिमाला, हिंदी में प्राचीन लिपिमाला। तो मेरे मित्रों, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मैंने आपसे परिचय करवा दिया है। फिर से देख लें, सिरोही के रहने वाले थे, रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ। जन्म 1863 ईस्वी को हुआ, निधन 1947 को हुआ। ये जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार हम ये कहना चाह रहे हैं कि कालभोज के पिता का नाम नागादित्य था, महेंद्र नहीं था। तो ये आप लोग ध्यान रखें। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते कि सर ने तो हमें कालभोज के पिता का नाम नागादित्य करवाया है, तब की किताबों में या किसी नोट्स में हमने ये पढ़ा है। तो उस स्थिति को मेरे मित्रों मैंने पहले यहां क्लियर करने का प्रयास किया है। तो कालभोज कौन था? गुहिलादित्य या गुहिल वंश की 8वीं पीढ़ी में एक नागादित्य नाम का राजा हुआ, और नागादित्य की भीलों ने हत्या कर दी। उनका 3 वर्षीय पुत्र कालभोज। ये कहानी यहां तक हमने पढ़ी है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहां से, फिर आगे चलते हैं। बेटा विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, नोट्स बनाते रहना है। आप लोग जो ऐप पे कोर्स खरीदते हो ना, उससे बढ़िया मैं आपको दे दूंगा यहाँ, इसलिए आराम से आप लोग पढ़ें। ठीक है, विश्वास बनाए रखें आप लोग। ठीक है, चलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि कालभोज नागादित्य के पुत्र हैं। कालभोज कौन है? नागादित्य के पुत्र हैं। इतनी कहानी हम लोगों ने समझ ली है। यहीं से हम आगे चलें तो देखिए क्या कहानी बनेगी कि सर नागादित्य हुए, इनका एक पुत्र जिनका नाम कालभोज है। क्या नाम है? कालभोज। नागादित्य की हत्या की गई तो उस समय ये मात्र 3 वर्ष के थे।
आयु क्या हो गई इनकी? 3 वर्ष। तो इनकी जो मां है, कहानी आराम से सुनना आप लोग, कहानी बनने दो। इनकी जो मां है, मां ने सोचा कहीं मेरे पुत्र को भी भील लोग मार ना दे, तो इनकी मां कालभोज को नागदा ले गई। कहां ले गई? नागदा। और नागदा के जो जंगल हैं, उन जंगलों में ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे? ब्राह्मण। और उन ब्राह्मणों के पास कालभोज को छोड़ दिया गया। ये जो ब्राह्मण हैं दोस्तों, जो हमने कमलावती की बात की थी, वे कमलावती जो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, उन्हीं के वंशज हैं। और इसलिए कालभोज की मां को यह विश्वास था कि इन ब्राह्मणों के पास मेरा बेटा सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये जो ब्राह्मण हैं नागदा के, यहां इन्होंने इनकी जो गाय है, उन गायों को चराना शुरू कर दिया। यानी इन गायों को जंगल में ले जाया करते थे। कहानी फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम सुने आप लोग, कहानी सुन ले। ये कहानी अलग हिसाब से है और लास्ट में हम लोग बात करेंगे जो एग्जामिनर जिस भाषा का इस्तेमाल करता है पेपर बनाते समय, उस भाषा क्या बनेगी, उसके हम ये कंप्लीट होने के फिर बात करेंगे। एक बार आप इसको, इतिहास को समझने की भाषा में समझे आप लोग। देखिए भाई, नागादित्य के पुत्र कालभोज, 3 वर्षीय कालभोज को इनकी मां नागदा के जंगलों में ब्राह्मणों के पास छोड़ के आ गई और ब्राह्मणों की गाय चराने का यह काम किया करता था। अब देखना मित्रों, यहां किस तरीके से बदलाव आएगा। ये जब गाय चराने के लिए जाया करते थे जंगलों में, तो उसी प्रयास में इनकी जो मुलाकात है, वे मुलाकात एक ऋषि से हो गई। किससे हो गई? एक ऋषि से हो गई, और उनका नाम है हारित ऋषि। दोस्तों क्या नाम है? हारित ऋषि। कहानी सुनते रहना। ये ऋषि एक शिवलिंग था और उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे, यानी भगवान शंकर की भक्ति किया करते थे। और उसी जंगल में ये जो कालभोज है, ये कालभोज ब्राह्मणों की जो गायें हैं उनको रोज सुबह लेके जाता और शाम को उनको लेके आ जाता। तो इसी प्रयास में इनकी जो मुलाकात है एक दिन हारित ऋषि से हुई, और ये हारित ऋषि के क्या बन गए? शिष्य बन गए। कहानी को पकड़ने का प्रयास करना। हारित ऋषि के क्या बन गए? शिष्य बन गए। कौन बन गए? कालभोज। अब देखिए, आराम सुने। हारित ऋषि ने क्या किया कि कालभोज के लिए भगवान शंकर से मेवाड़ का राज्य मांग लिया। भगवान शंकर से वरदान में मेवाड़ का राज्य मांग लिया। किसके लिए मांग लिया? कालभोज के लिए। क्लियर, समझ में आ गया? और ये कालभोज को एक उपाधि प्रदान करेगा जिसे कहेंगे बापा रावल। बापा रावल। आप ध्यान रखना, ये कालभोज और बापा रावल एक ही आदमी है, ठीक है? बापा रावल इनकी उपाधि हो गई और कालभोज इनका मूल नाम हो गया। और ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से, कौन से ऋषि के आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। कहानी सुनते रहना। हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में जो चित्तौड़ है, क्या भाई? चित्तौड़।
तो चित्तौड़ पर जो शासन था, चित्तौड़ पर जो शासन था, वहां के राजा मान मौर्य, नाम क्या है दोस्तों? मान मौर्य। तो चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। और पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यानी ये कालभोज चित्तौड़ पर क्या करेगा? अधिकार करेगा। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से कालभोज क्या बन गया? राजा बन गया। कहानी फिर सुने आप लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नागादित्य की हत्या के बाद उनका 3 वर्षीय पुत्र कालभोज को उनकी मां नागदा ले गई और नागदा के जंगलों में ब्राह्मणों के पास छोड़कर आ गई। उसी दौरान कालभोज की मुलाकात हरित ऋषि से हो गई। भगवान शंकर के भक्त थे और जो पाशुपत संप्रदाय है उससे संबंधित थे। उन्होंने भगवान शंकर से कालभोज के लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया और कालभोज को एक उपाधि प्रदान की जिसे कहते हैं बापा रावल। इनके आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ के क्या बन गए? ये राजा बन गए। अब दोस्तों ध्यान देना आप लोग कि आपने एक बात देखी होगी। बात क्या थी? बात यह थी कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ का शासन बीच में डगमगा गया, लेकिन बापा रावल ने गुहिल वंश को पुनः संगठित करके, पॉइंट फिर सुने आप लोग, गुहिलादित्य ने जिस वंश की स्थापना की, वे वंश बीच में आपने देखा होगा, हमें बीच में बहुत से निर्बल राजा हुए जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं मिलती। जानकारी हमें किन राजाओं की मिलती है? जिन्होंने इतिहास में कुछ किया हो। उस गुहिल वंश को संगठित करके पुनः जो स्थापित किया, वे काम कौन कर रहा है मेरे मित्रों? वे काम कर रहा है कालभोज। इसलिए ध्यान देना, इसलिए कालभोज को गुहिल वंश का, कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम लोग? गुहिल वंश। गुहिल वंश का संस्थापक तो कह नहीं सकते, क्योंकि गुहिल वंश का जो संस्थापक है ये तो हमने पढ़ चुके हैं। गुहिल वंश के संस्थापक वे कौन थे? गुहिलादित्य। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमसे पूछेगा गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन आएगा? कालभोज। वास्तविक संस्थापक की बात करें हमसे तो कौन आएगा? कालभोज। कहानी फिर सुने। गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य हैं, लेकिन आगे चलकर इस गुहिल वंश को संगठित करके पुनः चित्तौड़ में जो स्थापित करेंगे वे कौन करेंगे? कालभोज। इसलिए कालभोज को गुहिल वंश के क्या कहेंगे? संस्थापक कहेंगे। क्या कहेंगे? संस्थापक कहेंगे। अब मैं आपको यहां एक दो बात और बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से आप लोग सुने। देखिए कालभोज, ये बापा रावल क्या हो गए? इनकी उपाधि हो गई। कहानी समझ में आ गई। अब जैसे इन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, चित्तौड़ पर क्या प्राप्त की? विजय। तो विजय के बाद में इन्होंने 3 उपाधियां धारण की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है यहां से। 3 उपाधियां। नंबर 1 राजगुरु,
नंबर 2 चकवे, चकवे। और नंबर 3 हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। तो कितनी उपाधि हो गई? 3। कालभोज को भापा रावल उपाधि हरित ऋषि देगा। और ये 3 उपाधियों की हम लोग बात कर रहे हैं विजय के बाद में, राजगुरु की, चकवे की और हिंदुओं का सूरज। ये खुद ने धारण की। कब धारण की? तब इन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। अब दोस्तों एक इतिहासकार हुए हैं, आपने नाम सुना हो, जिन्हें बोलते हैं सीवी वेद। पूरा नाम है इनका चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। विनायक वेद, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने कालभोज की तुलना चार्ल्स मार्टिल से की। चार्ल्स मार्टिल। आप कहेंगे सर ये चार्ल्स मार्टिल कौन था? ध्यान सुने। चार्ल्स मार्टिल जो थे, हम ये कहें कि जो मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम जो पराजित करने वाला फ्रांसीसी जो सेनापति थे, मुगल सेनाओं को पराजित करने वाले जो पहले सेनापति थे, उनका नाम चार्ल्स मार्टिल था। इसलिए चिंतामणि विनायक वेद ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टिल से कर दी। तो देखो, हम उपाधियों की बात करें तो हमारे पास में एक बापा रावल की जो उपाधि दे रहे हैं, वे कौन दे रहे हैं? हरित ऋषि दे रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया। क्लियर? चित्तौड़ विजय के बाद में 3 उपाधियां धारण करेगा राजगुरु, चकवे और हिंदुओं का सूरज। क्लियर? गुहिल वंश को पुनः संगठित करके चित्तौड़ में स्थापित करेंगे। इसलिए गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। चिंतामणि विनायक वेद, उन्होंने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टिल से की है। ठीक है, तो यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको एकदम? बताइए कोई समस्या हो तो। अब यहीं से आप एक पॉइंट और समझ लेना कि हरित ऋषि भगवान शंकर के भक्त थे। तो इस बात को आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। भाई सबके समझ में आ गया? देखिए लाइव नहीं हो, लेकिन जल्दी लाइव आने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास में समय का फिक्स नहीं है कौन से समय मुझे मिल पाएगा, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। जल्दी प्रयास करूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके बता दें जो आपकी समस्या है, जो आप पढ़ना चाह रहे हो, कमेंट बॉक्स में बता दें। हो सकता है उनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन उन्हें सबको पढ़ रहा हूं और जैसे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करने का प्रयास भी करता हूं। पढ़ें आप लोग। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें। जितने अधिक आप शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, अपने सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो अपना परिवार बढ़ेगा और अच्छा काम करने का मन करेगा। तो यह आप ध्यान रखें। दोस्तों, डिसलाइक करने वालों की कोई कमी नहीं है। वीडियो अपना चलता वाद में है, हम लोग कई बार पहले चढ़ा देते हैं, तो जैसे ही वीडियो चढ़ाया तो 1-2 पता नहीं स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पता नहीं हमारे साथी हैं, उनका काम सबसे पहले यही है कि उसको डिसलाइक कर दें। अरे चलने के बाद कोई डिसलाइक करे, चलो मान लें कि भाई कोई कमी रह गई होगी, लेकिन वीडियो के अंदर क्या है उसका तो अभी पता ही नहीं लगा, उससे पहले डिसलाइक, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी किस प्रकार की मनोवृत्ति रहती होगी। तो वे उनका विषय है, अपन को कोई चिंता नहीं करनी, अपन को अपना काम करना है, मजबूती के साथ काम करना है। तो आप
ये क्लियर समझ गए होंगे यहां तक की कहानी को, मुझे रिपीट करने की कोई शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक एक पॉइंट करके नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब देखिए, हम ये पढ़ रहे थे कि कालभोज, 2 पॉइंट हमारे पास में है, दोनों पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं। दो पॉइंट कौन कौन से थे हमारे पास में? एक तो ये था हारित ऋषि, ये पढ़ रहे थे हम लोग कि दोनों पॉइंट हमें साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। हारित ऋषि, और हारित ऋषि को हमने जोड़ा था शिवलिंग से। दोनों पॉइंट हम लिख लेते हैं। और एक पॉइंट ये था कालभोज का, कालभोज का विजय अभियान, इसे पढ़ना पड़ेगा। एक हमने पॉइंट दे दिया, विजय अभियान। देखिए, पहले इसे कंप्लीट कर लें। हम लोगों ने सबसे पहले एक पॉइंट यह पढ़ा कि इन्होंने 734 ईस्वी में, बहुत आराम से बोल रहा हूं, आप नोट करते रहना बाद में, 734 ईस्वी में जो चित्तौड़ के राजा हैं, उनका नाम क्या है? मान मौर्य। चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित किया और चित्तौड़ पे अधिकार किया। इसी कारण से इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक हम लोग कहते हैं। दोस्तों, इनका जो विजय अभियान है ये जल्दी से रुकने वाला नहीं था। आपके इनका विजय अभियान देखिए, आगे बढ़ा, कंधार पर इन्होंने अधिकार किया, कश्मीर पर इन्होंने अधिकार किया, ईरान पर इन्होंने अधिकार किया, इराक पर इन्होंने आक्रमण किया। तो कंधार, कश्मीर, ईरान, इराक, दूसरा नाम आता है तुरान। क्यों पढ़ा रहा हूं ये समझाऊंगा मैं आपको। यानी इन्होंने इन प्रदेशों पर भी चढ़ाई की, और उस समय अरब आक्रमण हो रहे थे, तो इनके संबंध में यह कहा जाता है, अरब आक्रमणों के संबंध में, अरब आक्रमण, क्या लिखा है मैंने? अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमणों के संबंध में कहा जाता है, इनकी शौर्य की चट्टानों के सामने अरब आक्रमणों का ज्वार भाटा टूटकर चकनाचूर हो गया। यानी इनके जो आक्रमणों का जो तूफान था, इनके आक्रमणों की जो चट्टानें थी, उनसे अरब आक्रमणों टकराए तो पता ही नहीं लगा कि वे लोग किस तरीके से नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग सब जानते होंगे कि पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है रावलपिंडी। पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है रावलपिंडी। तो दोस्तों, ये जो आक्रमण कर रहा है, यहां बापा रावल ने बहुत से सैन्य ठिकाने स्थापित किए, सैन्य ठिकाने स्थापित किए, और उन्हीं में से एक सैन्य ठिकाना जो कि पाकिस्तान में है, रावल, रावल मतलब बापा रावल, पिंडी, तो इन्हीं के नाम पर यह रावलपिंडी नाम पड़ा है, जो आज भी पाकिस्तान में है। ऐसी हमें जानकारी मिलती है कि ये बापा रावल के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया था, रावलपिंडी। समझ में आ गया? तो बहुत बड़े स्तर पर ये विजय अभियान कर रहे हैं। अब क्या हुआ
कि इनका जो अंतिम समय है, ध्यान सुनते जाना, इनका जो अंतिम समय है यानी निधन या मृत्यु, इसके बारे में हमें दो जानकारी मिलती है। कितनी जानकारी? दो। इसमें जानकारी नंबर हम एक की बात करें तो हम ये कहें कि डॉक्टर गोपी चंद शर्मा, डॉक्टर गोपी चंद शर्मा, आप सब जानते होंगे, गोपी चंद शर्मा, ये कह रहे हैं जी 753 ईस्वी के आसपास। कब? 753 ईस्वी के आसपास इन्होंने संन्यास ले लिया था। दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वे बात ये कर रहे थे कि जो कालभोज हैं, कालभोज की जो मृत्यु है, ये मृत्यु किस प्रकार से हुई, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। ये बात कर रहे, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि कालभोज के निधन हुआ तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है गोपीचंद शर्मा के अनुसार। गोपीचंद शर्मा ये कह रहे हैं कि इन्होंने 753 ईस्वी में संन्यास ले लिया। अगर गोपीचंद शर्मा की हम बात माने तो ये माने कि 753 ईस्वी में इन्होंने संन्यास लिया था। लेकिन इतिहासकारों का एक पक्ष यह भी कहता है कि इन्होंने मध्य एशिया पर, कहां? मध्य एशिया पर सैन्य चढ़ाई की और वहीं पर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। तो दोनों बातें आप ध्यान रखें। इनकी समाधि, तो इनकी जो समाधि है वे बापा रावल या बापा मंदिर कहलाती है। और इनका समाधि स्थल जो एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग जी के मंदिर के बिल्कुल पास में है। तो ये आप ध्यान रखें, समाधि कहां है? एकलिंग जी के मंदिर के पास में। अब आप कहेंगे सर ये एकलिंग जी का मंदिर कहां है? एकलिंग जी का मंदिर हमें बताइए। तो मेरे मित्रों, एकलिंग जी के मंदिर की हम बात करें तो हमें इधर जाना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी समझा रहा था कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये जो कालभोज हैं वे मेवाड़ के राजा बने थे, यही समझा रहा था। हारित ऋषि भगवान शंकर के भक्त थे और जो आशीर्वाद दिया वहां पर एक शिवलिंग था। कालभोज को पता है कि मुझे भगवान शंकर की कृपा से ही मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मान मौर्य को पराजित करके मैंने मेवाड़ की सत्ता को संभाला। तो इन्होंने जिस स्थान पर शिवलिंग था उस स्थान पर एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया। और एकलिंग जी का मंदिर कहां बना? कैलाशपुरी उदयपुर में बना। तो यह बात आपके समझ में आ गई। आपसे यह पूछा जाए कि एकलिंग जी का मंदिर कहां है तो आप बता देंगे एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। आपसे पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आप बता देंगे इस मंदिर का निर्माण कालभोज ने करवाया। क्लियर? तो मेवाड़ के महाराणाओं के लिए आराध्य बन गए, एक भगवान के रूप में बन गए एकलिंग जी। तो इसलिए मेवाड़ के महाराणा यह कहते हैं कि एकलिंग जी ही मेवाड़ के वास्तविक शासक हैं। एकलिंग जी मेवाड़ के वास्तविक शासक हैं। हम कहेंगे आप क्या हैं? बोला जी हम तो उनके दीवान हैं। तो मेवाड़ के महाराणा अपने आप को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी के। और वास्तविक शासक कौन थे? एकलिंग जी। ध्यान रखें, मेवाड़ के महाराणा तब बाहर जाते थे तो भगवान एकलिंग जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे और उनकी भाषा में एकलिंग जी का आशीर्वाद आशंका लेना कहलाता था। क्या कहलाता भाई? आशंका लेना। यह भी आप ध्यान रखें।
आप कहेंगे सर देवता तो आपने पढ़ा दिया, मेवाड़ के महाराणाओं के, मेवाड़ के राजाओं के, गुहिल वंश के। देवी कौन सी है? तो इनकी जो देवी है उसका नाम क्या है? वाण माता। तो मेवाड़ के महाराणाओं की देवी कौन सी हो गई? बाण माता। मेवाड़ के शासकों की देवी कौन सी हो गई? बाण माता। ये भी आप ध्यान रखें कि मेवाड़ के महाराणाओं ने युद्ध खूब किए, युद्ध खूब किए, इसका मतलब बाण चलाए। तो ये कहानी आप लोग पूरी तरीके से ध्यान में रखें। आगे हम लोग बात करें कि ये जो कालभोज है, कौन? कालभोज। इस कालभोज ने सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के। और इनके सोने के सिक्कों की जो विशेषता रही थी वो इस प्रकार से रही थी कि सिक्कों के दोनों ओर कुछ चित्र मिले। ये चित्र भी जरूर ध्यान रखें आप लोग। कामधेनु का चित्र, बछड़ा का चित्र, नंदी का चित्र, शंकर का चित्र, त्रिशूल का चित्र, नदी का चित्र, मछली का चित्र। अब आप कहेंगे सर इन्हें याद कैसे रखें? तो मेरे दोस्तों बहुत आसानी से आप इसे याद रख लेंगे। हमारे भी याद है तो तय मानिए आपके भी याद हो जाएंगे। याद इस प्रकार से करेंगे, आप कहेंगे सर ये जो कामधेनु है, कामधेनु किसको बोलते हैं हम लोग? गाय को। गाय का जो बच्चा है वे क्या कहलाएगा? बछड़ा। गाय का बच्चा बछड़ा। और इसी का ग्रुप क्या होता है? नंदी। नंदी किसके पास होता है? शंकर के पास। शंकर के पास और क्या होता है? त्रिशूल। शंकर की जटाओं से क्या निकलती है? नदी। और नदी में क्या होती है? मछली। याद हो गया? कामधेनु गाय, उसका बच्चा बछड़ा, फिर नंदी शंकर का होता है, शंकर के पास त्रिशूल होती है, जटाओं से नदी निकलती है, और नदी में क्या होती है? मछली। इस तरीके से आप इन्हें याद रखेंगे। कालभोज के संबंध में एक कहावत प्रचलन में है। वे कहावत इस प्रकार से है कि उनके संबंध में यह कहा जाता है कि वे एक साथ 2 भैंसों की बलि दे दिया करते थे, 4 बकरों का एक साथ भोजन करते थे, 35 हाथ की धोती थी, 16 हाथ का दुपट्टा, उनकी तलवार की खड़क 32 मन की, और उनकी सेना में 12,72,000 सैनिक होते थे। तो दोस्तों ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, ठीक है। हालांकि ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछा नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है। लंबी चौड़ी सी बात लिख के आपसे पूछ सकता है कि ये किसके संबंध में कहा गया है, तो आप बता देंगे कालभोज के संबंध में कहा गया है कि वे एक साथ 2 भैंसों की बलि, 4 बकरों का भोजन, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की खड़क और 12,72,000 सैनिक उसकी सेना में हुआ करते थे। एक बात यहां मैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा की ओर बताऊंगा। देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा कौन थे, उसकी कहानी हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो कालभोज है, कालभोज का वास्तविक इतिहास क्या है ये हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये जो दंत कथाएं हैं, दंत कथा, इन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। इन कालभोज का वास्तविक इतिहास हमें मिलता नहीं है, दंत कथाओं पर हम विश्वास नहीं करते, तो कैसे सत्य मान लें इन बातों को। लेकिन एक बात सत्य है कि कालभोज ने चित्तौड़ में से मौर्यों को भगाया था, इन्हें खदेड़कर चित्तौड़ का किला प्राप्त किया था, यह सत्य है। और इन्होंने ये जो गुहिल वंश की सत्ता जो कमजोर पड़ चुकी थी, उस सत्ता को पुनः स्थापित किया। इसीलिए इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, यह भी आप ध्यान रखें। क्लियर हुआ? तो कालभोज हमारा कंप्लीट। अब देखिए कालभोज के बारे में मैं एक एक करके आपको रिपीट कर देता हूं दोबारा से, ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना आए। देखिए हमने यहां से पढ़ना शुरू किया, आराम से सुनना है, मेरी आवाज को आपके कानों तक जाने देना है। बहुत स्पीड से रिपीट करूंगा लेकिन आपके याद हो जाएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो अब याद कर लेना,
देखिए, और तब भी नौकरी नहीं लगी तो भाई हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। इतनी मेहनत करवाने के बावजूद भी यदि आपको समस्या है, इतिहास समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों कहीं भी चले जाना, आपके आएगा भी नहीं। हम बात कर रहे थे काल भोज की कि काल भोज कौन था। तो हमने ये पढ़ा कि गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में एक नागादित्य नाम का राजा हुआ। भीलों ने उनके दुर्व्यवहार के कारण उसकी हत्या कर दी। तो उनका एक 3 वर्षीय पुत्र था कालभोज। तो कालभोज किसके पुत्र? नागादित्य के पुत्र थे। बहुत सी जगह आपको इनका महेंद्र सेकंड पिता का नाम मिलेगा, लेकिन हमने गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पढ़ा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कौन थे? सिरोही के रहने वाले थे। रोहिड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। 1863 ईस्वी में जन्म हुआ। 1947 में इनका निधन हुआ। बहुत बड़े हिंदी भाषा के जानकार थे। हिंदी में प्राचीन लिपिमाला इन्होंने लिखी। कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है उसका हिंदी में अनुवाद किया। इनकी कुछ किताब हैं, राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों के इतिहास। क्योंकि राजस्थान को राजपूताना बोलेंगे तो राजपूताना के रहने वाले हैं। राजपूताना में सिरोही है तो सिरोही का इतिहास है। सिरोही में सोलंकी रहते हैं तो सोलंकियों का इतिहास है। 3 किताब हो गई। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया तो कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में लिख रहा है तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कभी नहीं छोड़ सकते। ये इनकी पुस्तकों के नाम है। 3 वर्षीय कालभोज को उनकी मां हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, या हमने ये पढ़ा कि 3 वर्षीय कालभोज मां को डर था कि कहीं भील लोग इनको भी ना मार दे, तो वे नागदा ले गई। नागदा के जंगलों में ब्राह्मणों के पास छोड़ के आ गई। गायों को चराने का काम कालभोज करता था। इसी क्रम में इनकी मुलाकात हरित ऋषि से होती है। हरित ऋषि भगवान शंकर के भक्त थे। जो पाशुपत संप्रदाय है उससे संबंधित एक सन्यासी थे। इनकी सेवा भाव से हरित ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शंकर से इनके लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया। कालभोज को एक उपाधि प्रदान की, बापा रावल की, और आशीर्वाद दिया मेवाड़ के राजा बनेंगे। 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य हैं, लेकिन बीच में कमजोर हो गए। पुनः गुहिल वंश को संगठित करके चित्तौड़ में स्थापित किया। इसलिए कालभोज को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जैसे ही चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की तो राजगुरु की उपाधि धारण की, चकवे की उपाधि धारण की, हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की। सीवी वैद्य की हम बात करें, जिन्हें चिंतामणि विनायक वैद्य कहते हैं, वे कहते हैं कि उसकी तुलना चार्ल्स मार्टिल से करते हैं। चार्ल्स मार्टिल कौन थे? एक सेनापति जिन्होंने मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित किया था। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। आगे हम लोग चले तो दोस्तों, कालभोज ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित किया। पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये कहानी समझ गए। कंधार, कश्मीर, ईरान, इराक, तुरान पर भी आक्रमण किए और सैन्य ठिकाने स्थापित किए। उन्हीं में से एक सैन्य ठिकाना इन्हीं के नाम पर रावलपिंडी पड़ा, जो कि पाकिस्तान में है। अरब आक्रमणों का मुकाबला किया। कहा जाता है कि इनकी शौर्य की चट्टानों के सामने अरब आक्रमणों का ज्वार भाटा टूटकर चकनाचूर हो गया। निधन मृत्यु में डॉक्टर गोपीचंद शर्मा के अनुसार 753 ईस्वी में उन्होंने संन्यास लिया। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया में सैन्य चढ़ाई लेकर गए थे, वहीं इनका निधन हो गया। इनकी समाधि, इनका मंदिर बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखें।
यहां शिवलिंग था, वहां पर कैलाशपुरी उदयपुर मंदिर बना, एक लिंग जी का मंदिर बना, एक लिंग नाथ जी का मंदिर बना। गुहिल वंश का देवता कहते हैं, गुहिल वंश की देवी वाण माता, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के वास्तविक शासक एकलिंग जी को मानते थे, खुद एकलिंग जी के दीवान कहलाते थे। उनका जो आशीर्वाद है वे आशंका लेना कहलाता था। यह कहानी हमने पढ़ी। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए और वे जो सोने के सिक्के हैं उन पर जो चित्र आएगा वे कामधेनु के चित्र थे और बछड़ा का चित्र था। याद करने का तरीका मैंने समझाया था आपको। नंदी का चित्र था, शंकर का चित्र, त्रिशूल का चित्र, नदी का चित्र, मछली का चित्र था। कहावत समझा चुका हूं। इनके बारे में यह कहा जाता है 2 भैंसों की बलि एक साथ, 4 बकरों का भोजन, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की इनकी खड़क, इनकी सेना में 12,72,000 सैनिक। डॉक्टर ओझा दंत कथाओं के बारे में कह रहे हैं कि इनका वास्तविक इतिहास हमें पता नहीं है, दंत कथा पर हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इतना सत्य है कि इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया, मौर्यों को पराजित करके यहां से भगाया। तो दोस्तों ये कालभोज। अब मैं समझता हूं कितना भी डल स्टूडेंट क्यों ना हो, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, कालभोज समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अभी भी आपके समझ में नहीं आया हो तो आप ये भूल जाना, कभी इतिहास आपके समझ में आएगा। इतिहास की अपनी एक विशेषता है, प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी एक विशेषता है। इतिहास ये कहता है कि जिस प्रकार से मैं घटा उसी प्रकार से मुझे पढ़िए, और जिस प्रकार से इतिहास घटता चले गया, इतिहास में परिवर्तन आता चले गया, उसके अनुसार आपने पढ़ने का प्रयास किया तो पेपर में पेपर सेटर है, उसकी कौन भाषा कैसी भी रही हो, आप उस भाषा को पकड़ जाएंगे और आपका सवाल गलत नहीं जाएगा। आप इतिहास के फैक्ट रटते रहते हैं, लिखते रहते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि बहुत इतिहास पढ़ लिया, पॉइंट हमने डाल दिया। अरे दोस्तों, आपने जिस प्रकार से पॉइंट पढ़े क्या उसी प्रकार से जो पेपर सेटर है उन्होंने इसी प्रकार से पढ़ा है? क्या इसी प्रकार से उनके इतिहास याद है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। उसके पास में इतिहास जिस प्रकार से घटा उसी प्रकार से उनके पास में है। और दोस्तों उसी प्रकार से सवाल पूछेगा तो मैं उसी प्रकार से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप विश्वास कीजिए, आप लोग ऐप पे जो कोर्स खरीदते हैं उससे बढ़िया मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप सीखने का प्रयास कीजिए, आप ईमानदारी के साथ पढ़िए। आप लोग किताबों में ज्यादा माथा मत मारिए कि हम विवेकानंद नहीं बन सकते, स्वामी विवेकानंद जी हम नहीं बन सकते। हमें इतिहास को समझना है, एग्जाम पास करना है। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग, बार बार ये कह रहा हूं कि आप शेयर बहुत कम करते हैं। पढ़ने के लिए सर हमें ये चाहिए, वे चाहिए, पढ़ा दीजिए, ये चाहिए, और आप अपना काम देखिए कितनी बखूबी से कर रहे हो। आप लोग आप शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपन मेवाड़ के पार्ट नंबर 3 को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।